बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज रिसर्चर्स के लिए ऐसे लोग जो अपना थीसिस लिख रहे हैं, चाहे वो पीएचडी का थीसिस लिख रहे हैं, मास्टर्स का, एमएस का या एमफिल का, उनके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूं। क्योंकि मैं खुद भी रिसर्च का स्टूडेंट्स हूं और रिसर्च को अपडेट करते रहना अच्छी आदत है। मैं अपनी भी रिसर्च अपडेट करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ और आप लोगों के लिए भी गाहे बेगाहे लेक्चर लेके आता रहता हूँ। बाज़-औक़ात तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आती हैं, तो वो मैं सोचता हूँ कि एक स्टूडेंट को अगर वो एक्सप्लेनेशन देनी है, समझाना है, तो क्यों ना एक लेक्चर बना दिया जाए जिससे बाकी भी इस्तिफ़ादा हासिल कर लें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, डू दिस बिफोर राइटिंग योर थीसिस। कि आपने अपना थीसिस जब स्टार्ट करना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप थीसिस शुरू करने से पहले ये लेक्चर ज़रूर सुने और इसमें जो जो गाइडेंस दी गई है उस गाइडेंस के मुताबिक आपने काम शुरू करें, तो इंशाल्लाह आपके महीनों बच जाएंगे और आपकी फॉर्मेटिंग, आपका रिज़ल्ट आपके जो इस तरह से आएगा, इंशाल्लाह वो एक्सेप्टेबल होगा। तो इसमें जो एसेंशियल स्टेप्स हैं टू सेव मंथ्स वर्क वो बताए जाएंगे। तो मैं मशकूर रहता हूं हमेशा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जो ये मुझे मौका देते रहते हैं कि आप जिस टॉपिक पे लेक्चर्स दें और फलां टॉपिक पे लेक्चर दें। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं ऑफिस में लैंग्वेज यूज़ होती है, तो हम जो एमएस वर्ड यूज़ करते हैं। एमएस वर्ड ठीक है, आप राइटिंग के लिए, लेटर राइटिंग के लिए, उसके लिए यूज़ होना ठीक है, लेकिन जब आपने बड़ा कुछ लिखना है जिसमें बड़ी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको उसके करेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें रिव्यू की पड़ती है, तो उसके लिए आप यूज़ लेटेक्स करें, एमएस वर्ड ना यूज़ करें। क्यों? क्योंकि बेस्ट फॉर लार्ज एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जब बड़ा एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपने लिखना होता है तो फिर एमएस वर्ड की निस्बत ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप लेटेक्स यूज़ करें। और स्टेबल फार्मेटिंग इसमें रहती है आपकी फार्मेटिंग, क्योंकि बड़ा जब थीसिस होता है तो फार्मेटिंग के बड़े इशू आते रहते हैं हमेशा, तो वो फार्मेटिंग का जो इशू है वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। और जो रेफरेंसिंग है उसको, ये हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी होती है लेटेक्स की। तो इसलिए मैं आपको जो पहली बात सुजेस्ट कर रहा हूँ, आपने जब थीसिस अपना राइटअप शुरू करना है तो वर्ड की बजाय आपने लेटेक्स का राइटिंग स्टाइल जो है इससे लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद हम मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि जी अपना, मैंने भी जैसे किया कि जी अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें और लिखना शुरू कर दें। लेकिन मैं समझता हूँ एज़ पर माई रिसर्च और जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उसके भी मुताबिक, आप जब भी थीसिस लिखना शुरू करें, जैसे हम पेपर लिखने के लिए, रिसर्च के लिए पहले कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इसी तरह एक एग्जाम्पलरी थीसिस लें और उस थीसिस को कंप्लीट एक दो दफ़ा पढ़ें। कोशिश करें कि वो आपके टॉपिक के रेलेवेंट हो, आपकी तरह का ही हो, तो जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो एक स्टडी करें एग्जाम्पलरी थीसिस। उससे क्या फ़ायदा होगा कि रिव्यू जब करेंगे हाई क्वालिटी आप इसको थीसिस को, तो फिर वो लर्न स्ट्रक्चर एंड डेप्थ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए बनाना है, तो वो स्ट्रक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको इसका एक तो बेनिफिट होगा, दूसरा यूज़ एज ए बेंचमार्क आपके लिए, जब किसी के सामने कोई एक एग्जाम्पल हो, चीज़ बनी हुई हो, कोई आइडिया सामने हो, तो उसको काम करने में आसानी होती है। तो आप भी इसको एज ए बेंचमार्क जब यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप इसको काम को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अब तीसरा काम आपने ये करना है, बिल्ड द थीसिस स्टोरी फर्स्ट, कि पहले आप अपने ज़हन में एक थीसिस के लिए स्टोरी बिल्ड करेंगे। वो सारी स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होगी कि आपके ज़हन में प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि आपको पता है कोई भी रिसर्च आपने जब स्टार्ट करनी है
तो सबसे पहले जो है कोई प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम में आप गैप देखते हैं कि अगर तो लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कर ली है, दैट इज़ गुड, फिर उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस पे अभी रिसर्च नहीं हुई और इसमें रिसर्च गैप है तो वो आपने ढूंढना होता है। फिर उसमें आप मेथड सिलेक्ट करते हैं कि ये मैं रिसर्च किस मेथड से करूँगा, मेरी क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी, मिक्स मेथड होगा, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा। और जब मेथड के बाद फिर आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि ये गैप था, नॉलेज में ये गैप था, मैंने अपनी रिसर्च से ये गैप पूरा कर दिया है, तो वो आप अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें मीन ये है कि आपने इसकी जो बिल्ड करनी है स्टोरी, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेना है गैप और मेथड्स के बाद कंट्रीब्यूशन तक आपने आना है। तो इस तरह से आपके ज़हन में एक स्टोरी जो बनेगी तो वो आप काम स्टार्ट करेंगे। और क्लियर नैरेटिव्स बिफोर राइटिंग, तो आप हमेशा राइटिंग बंदा तब शुरू करता है जब उसके माइंड क्लियर हो कि क्या मैंने नरेट करना है, क्या चीज़ मैंने बनानी है, क्या चीज़ लिखनी है। तो जब आपको पहले आपके ज़हन में क्लियर हो जाएगा तो देन जो आप अपनी राइटिंग स्टार्ट करेंगे। अब जो मैं समझता हूँ कि आपका हाफ थीसिस का काम हो जाता है जब आप अच्छा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। उसकी वजह क्या है? इंट्रोडक्शन ऐसी चीज़ है कि वो जब स्टार्ट होना है आपका, मोस्टली फोकस सबसे पहले आपके सुपरवाइज़र का, फिर आपके रिव्यूअर्स का, फिर एक्सटर्नल रिव्यूअर्स का, सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो इंट्रोडक्शन पे होता है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन पे आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये स्टेप्स जो है एक्सपेक्टेशन इसी से सबकी बढ़ती हैं। जिन जिन का मैंने नाम लिया ना, कि वो सारे इसी से अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं कि बंदे का काम किस तरह से हुआ है। और मोस्ट एग्जामन चैप्टर को, जिसको सबसे ज़्यादा एग्जामन इसी को किया जाता है। और ये जब एग्जामन हो के आपके सुपरवाइज़र, आपके रिव्यूअर, फॉरेन रिव्यूअर, सब के ज़हन में और इवन के डिफेंस लेने वाले के ज़हन में भी ये चीज़ एक हो जाती है कि इसने काम अच्छा किया है या नहीं किया। इसलिए आपने इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा काम करना है। और एंकर द थीसिस, जो ये एक आप समझे कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो एक एंकर पर्सन है। एंकर किसके दरमियान है? आपके रीडर्स के दरमियान और राइटर के दरमियान। जो इंट्रोडक्शन है वो एक एंकर का किरदार अदा करता है। जैसे आपने देखा है कि वो टीवी पे बैठा कर रहा होता है मॉडरेटर या इंटरमीडिएट, तो ये भी रीडर और राइटर के दरमियान इंट्रोडक्शन जो है ऐसा ही किरदार अदा करता है। अब आपने जब ये चीज़ें बना ली, इंट्रोडक्शन पे आप राइटिंग पे आ गए, तो फिर आप डिफाइन प्रॉब्लम्स एंड कंट्रीब्यूशन क्लियरली। क्योंकि कोई भी रिसर्च, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो स्टार्ट होगी आपकी प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आप आएगी और फिर वो प्रॉब्लम से आपने शुरू होना है और कंट्रीब्यूशन तक जाना है कि मैंने ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, इस पे कोई रिसर्च नहीं हुई, इसमें ये गैप था, इस गैप को मैंने ये मेथड यूज़ करते हुए फिल किया और मैंने कंट्रीब्यूशन ये कर दी। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है उसको आपने क्लियरली बताना है, अच्छी तरह बताना है। एक्सप्लिसिट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे कि मैंने कहा, और क्लियर कंट्रीब्यूशन, अवॉइड एम्बिग्विटीज। हाँ, अब क्योंकि आप एक नया नॉलेज दे रहे हैं, सोसाइटी में नया नॉलेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसमें कोई एम्बिगुअस चीज़ नहीं चलेगी, एम्बिग्विटी नहीं चलेगी, क्योंकि ये एकेडेमिया के लोग हैं। तो आपको पता है कि एकेडेमिया के लोग जो होते हैं वो एकेडेमिया को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और एम्बिगुअस चीज़ों को वो भी अच्छी तरह समझते सुनते हैं। तो आपने उससे अवॉइड करना है, एम्बिग्विटी नहीं चलेगी। अब आप आ जाएंगे नेक्स्ट, इंक्लूड द थीसिस स्ट्रक्चर फिगर्स। तो अब आपने क्योंकि एक एग्जाम्पलरी थीसिस पहले देखा है, आपको उसके स्ट्रक्चर का पता है, आपने उस स्ट्रक्चर के मुताबिक अब अपना काम जब शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? पहले तो विजुअल रोड मैप एक बनाएंगे। आप अपने ज़हन में एक रोड मैप, एक डायाग्राम, एक कंसेप्ट बनाएंगे और उस कंसेप्ट के मुताबिक आप जो सारा जो है अपनी रिसर्च को स्टार्ट करेंगे। और फिर इम्प्रूव कोहेरेंस। तो कोहेरेंस ये है कि आपने कनेक्टिविटी रखनी है। जब आप एक चीज़ बयान कर रहे हैं तो उसको अगली चीज़ से आपने जोड़ के रखना है कि आपका रीडर जो है उसका इंटरेस्ट ना खोए और ना ही वो कभी इधर गुम हो और कभी उधर गुम हो। तो आपका जो है
वो सियाको सबाक इस तरह से मिल रहे हों कि वो रीडर जो 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 चीज़ें पढ़ रहा है उसको हर चीज़ क्लियर हो रही है, और गाइड्स रीडर तो रीडर्स को गाइड करेंगे। कोहेरेंस जब होगी तो ऑटोमेटिकली रीडर आपसे सेटिस्फैक्टरी और वो होगा। अब और क्या होगा, मेंशन रिलेटेड पब्लिकेशंस, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई नई रिसर्च करनी होती है तो जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि इस पे पहले कभी रिसर्च नहीं हुई, तो उसके रिलेटेड पब्लिकेशन नहीं हुई, हम नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब जब आपने नई चीज़ करवानी है तो आपने फिर जो रिलेटेड पब्लिकेशंस हैं वो बीच में बतानी है कि रिलेटेड ये थी, इस पे ये काम हुआ, लेकिन इन्होंने ये प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व नहीं की, इसमें ये गैप था, वो गैप मैं पूरा कर रहा हूँ। तो लिस्ट द जर्नल पेपर्स, वो आपने जो पेपर्स की लिस्ट भी दें, मैप द चैप्टर्स, चैप्टर्स का मैप भी दें, और फिर एड्स द क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एआई से या किसी और चीज़ से वो कॉपी पेस्ट किया और कर दिया और कहा मेरा रिसर्च वर्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका क्रेडिबल वर्क होना चाहिए जिस पे लोगों को यकीन आए। अब सीक चैप्टर वाइज फीडबैक, जब भी आप अपना काम शुरू करते हैं तो आपने कतन ऐसा नहीं करना कि मैं सारा थीसिस मुकम्मल करूं और अपने सुपरवाइज़र को दूं और वो मुझे उस पर फीडबैक दे, ऐसा आपने कतन नहीं करना। आपने हमेशा चैप्टर वाइज चलना है कि आपने एक चैप्टर लिखा, वो आपने अपने सुपरवाइज़र को दे दिया, उस पर अब रिव्यू आएगा, उस पर फीडबैक आएगा, उस फीडबैक को आप इम्प्रूव करेंगे, देन अगला आप उनको देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अक्सर जैसे कि सिचुएशन होती है, सुपरवाइज़र बिजी है, आपने एक चैप्टर लिख दिया, अब आप फारिग ना बैठे, वो चैप्टर आपने उनको दे दिया है तो अगले पे आप अपना स्टार्ट कर लें काम। जब तक उसका रिव्यू नहीं आता उस वक्त तक अगला आपने नहीं देना, पहले पिछले को क्लियर करवाना है, फिर अगले को आपने क्लियर करवाना है। तो अर्ली फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ना हो कि आप सारा काम कंप्लीट कर लें, मुकम्मल थीसिस अपना बना लें, और जब आपको फीडबैक उस पर आए उसमें कहा जाए कि नहीं जी ये तो काम रेलेवेंट ही नहीं है, ये तो रिसर्चेबल ही नहीं है, और आपका सारा कैंसिल हो जाए। तो इसलिए अर्ली फीडबैक ज़रूरी है। फिक्स इश्यूज़ अर्ली, इसी तरह जो भी इश्यूज़ आपको आते हैं उनको अर्ली फिक्स कर लें ताकि एंड पे आपको प्रॉब्लम ना आए, और रिड्यूस रीवर्क, कि ऐसा ना हो कि आपने सारा काम कर लिया और दोबारा से फिर आपको कहा जाए कि नहीं ये रिसर्च आपकी ठीक नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुकी है, आप दोबारा इस मॉडल पे दोबारा से काम करें और आपको दोबारा काम ना करना पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि आप चैप्टर वाइज फीडबैक लेते रहें। अब प्रूफ रीडिंग एवरी चैप्टर ट्वाइस, जब भी आपने कोई चैप्टर एक लिखा है तो बजाय हम कोशिश करते हैं रिसर्चर्स की कि अर्ली मैं काम कर लूँ, आपने काम मुकम्मल किया हो जी, मुकम्मल हो गया और अब मैं आगे भेजूँ, नहीं, कतन ऐसा नहीं करना, बल्कि उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा प्रूफ रीडिंग करनी है। क्यों 2 दफ़ा करनी है? वंस फॉर द कंटेंट, कि आपने क्या कंटेंट लिखा है। नंबर 1 तो ये चेक करें कि मेरा कंटेंट जो है वो एग्जैक्ट है, ठीक मैंने लिखा है, यही कुछ होना चाहिए, यही मेरी रिसर्च कहती है। और दूसरा जो है वो आपने लैंग्वेज की करेक्शन के लिए ग्रामर वगैरह को ग्रामरली के थ्रू उसको चेक करें कि क्या इसकी ग्रामर शैमर ठीक है, और देन इम्प्रूव द फ्लो। और आपका जो फ्लो एक बनना चाहिए इस तरह से कि रीडर जो पढ़े और वो एंजॉय करे आपके पढ़ने को, तो फिर आपका रिव्यू भी आराम से हो जाएगा, आपका जो एक्सटर्नल रिव्यू भी आराम से हो जाएगा, और आपको फीडबैक आएगा कि योर वर्क इज़ सफिशेंट फॉर डिफेंस आर थीसिस आर डिग्री। तो जब आपने ये कर लिया, लिंक चैप्टर्स टुगेदर, अब आपने सारे चैप्टर्स अपने अलग-अलग लिख लिए, उनका आपने रिव्यू ले लिया, उनका फीडबैक ले लिया, तो अब आपका काम आ गया कि इनको इकट्ठा कर दें। तो इंश्योर करें कि आपका फ़्लो जो है वो लॉजिकल है, जो एक यूनिवर्सिटीज़ ने आपको पैटर्न दिया हुआ है उसके मुताबिक उसको इकट्ठा करें और उसके लॉजिकल फ़्लो बनाएं, और यूनिफाइड थीसिस का थीसिस को इकट्ठा करें, कंबाइन करें, अवॉइड द रेपिटेशन। हाँ, ये अक्सर होता है कि लिखते हुए स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जब पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें से वो चीज़ें लिखते जा रहे हैं, और जब वो रीडर पढ़ता है तो वो देखता है कि एक बात को कई दफ़ा रिपीट किया गया है,
तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है कि किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना, रेपिटेशन जो है उसको आपने अवॉइड करना है। तो अब जो फाइनल थॉट क्या आएंगे, जब आपने ये सारा काम मुकम्मल कर लिया तो फिर उसमें ये होगा कि थीसिस की क्वालिटी कैसी है। नंबर एक, आपने उसमें से क्या चीज़ें चेक करनी है कि थीसिस की क्वालिटी बेस्ट हो, क्लियरिटी है, किसी को भी एम्बिग्विटी ना हो पढ़ने में, हर चीज़ क्लियर हो, जो रीडर आपका बात पढ़े उसको समझ आए कि ये बात ऐसे लिखी है, कोहेरेंस हो उसमें, कि वो सियाको सबाक से बात चल रही हो, ये नहीं एक इधर से पकड़ा एक सेंटेंस आ गया और अब शमाल वाला आ गया और जनूब वाला आ गया, उसकी कोहेरेंस हो ही ना, ऐसा भी कतन नहीं होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात जो है, हमेशा जो रिसर्च होती है वो एक कंट्रीब्यूशन होता है, नॉलेज में एक कंट्रीब्यूशन होता है, नया नॉलेज होता है। तो अगर किसी रिसर्च में या किसी थीसिस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वो हमेशा रिजेक्ट हो जाता है, और उसको यही कहते हैं आपके एक्सटर्नल्स भी, आपके सुपरवाइजर्स भी, रिव्यूअर भी, कि वर्क इज़ नॉट अनफ फॉर कंट्रीब्यूशन और डिग्री। तो इससे बचने के लिए आपने कोशिश करनी है कि प्रॉपर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और आपको ये चीज़ें चाहिए, क्लैरिटी, कोहेरेंस और कंट्रीब्यूशन, ना कि ये कि मेरा लेंथ ही कितना है और मैंने इतने सफ़ों का लिख दिया। पेजेस की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है तो क्लैरिटी की है, कोहेरेंस की है और कंट्रीब्यूशन की है। 3 C's जो है आप याद कर लें, जैसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन में 7 C's पढ़ते थे, इसमें 3 C's हैं, क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड कंट्रीब्यूशन, नॉट लेंथ, एल की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक थीसिस को लिखने का मुकम्मल और कंप्लीट तरीका, कि जिसमें स्टूडेंट जो है वो एक्स्ट्रा और रीवर्क से बच जाए और उसको इस तरतीब से लिखे कि उसको लिखने में उसको प्रॉब्लम भी ना आए, दोबारा काम भी ना करना पड़े, और उसमें क्लैरिटी भी हो और एक्सेप्ट भी हो और उसमें कंट्रीब्यूशन भी हो। मेरा काम था ये बात आप तक पहुंचाना। अब आप लोगों की ड्यूटी है कि ये इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे एमएस के हैं, एमफिल के हैं, मास्टर्स के हैं, इवन बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन तक मेरी बात ये पहुंचे और वो अपना थीसिस लिखते हुए इन चीज़ों का ख्याल रख के अच्छा थीसिस लिख सकें। उम्मीद है कि आप यहाँ होंगे, खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।